बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नात कोई एक पर्सन पढ़ दे ताकि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करें। चाहे पहले लफ्ज में ही चंद मिसरे पढ़ दें। आज मुझे लगता है नात पढ़ने वाले कोई भी मौजूद नहीं है। तो कोई एक पढ़ दे। चलें जी, मुझे लग रहा है नात पढ़ने पे कोई भी तैयार नहीं है, तो हम आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। बाकायदा। वालेकुम अस्सलाम। ओके मैम, मैं पढ़ देती हूँ ना। जी पढ़ देंगे। ओके। दारे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े तवाम ऐसा मदीने वाले काहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा दरे नबी पर। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा दरे नबी पर। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई, नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रुसूल ये बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा दरे नबी पर। मुझे को देखो वो भी तलब ही नवाज़ते जा रहे हैं पैहम। मुझे को देखो वो भी तलब ही नवाज़ते जा रहे हैं पैहम। ना कोई मेरा अमल है ऐसा, ना कोई मेरा है काम ऐसा दरे नबी पर।
लबों पे नामे नबी जब आया, लबों पे नामे नबी जब आया, गुरेज हादिसों को पाया। जो टाले देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। दरे नबी पर, दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। मदीने वाले कहीं मकामी, हो उनके दर पर क़याम ऐसा। दरे नबी पर। कि माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे और कामयाब करे जिंदगी में। खूबसूरत आवाज से अल्लाह ताला ने नवाजा है आपको। थैंक यू मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है कई चांद थे सरे आसमान पर। नावल के बारे में बात करने से पहले उस मशहूर आम शेर की बात करती हूँ जो शम्सुर रहमान फारूकी ने इंतसाब या जेर इंतसाब लिखा है। पहले सफ़े पे ये शेर मौजूद है। कई चांद थे सरे आसमां के चमक चमक के पलट गए, ना लहू जिगर में था ना तुम्हारी जुल्फ स्याह थी। यानी फारूकी साहब ने जो शेर लिखा है अहमद मुश्ताक का, ये शेर ही इस नावल की पूरी कहानी का थीम बयान कर देता है। नावल क्या है? एक ऐसी कौसे कज़ा है जिसने 19वीं सदी की तहजीब को अपने अंदर समेट रखा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको ये नावल आज के बाद मुश्किल ना लगे। एंड पे आप सवाल कर सकते हैं। जैसे कौसे कज़ा में हजारों रंग होते हैं, इसी तरह 19वीं सदी के तमाम रंग जो हैं इस नावल में नजर आते हैं। अब फारूकी के कलम की क्या कहते हैं महारत देख लें कि जैसे एक फनकार या मुसव्वर तस्वीर बनाता है और उस तस्वीर की शबीहें जो है वो अपने वो कैनवस पे बिखेर देता है, तो शम्सुर रहमान फारूकी ने इस नावल को इस कदर खूबसूरती से लिखा है कि इसके अंदर जो है ऐब मिलता ही नहीं है। बहुत तफसीर, बहुत लताफत। मैंने कम से कम इस नावल को 15 से 16 दफा पढ़ा है। आपको ऐसे लगता है कि आप 2024 में नहीं हैं, अचानक आपने डुबकी लगाई है और 19वीं सदी की दिल्ली में पहुंच गए हैं। और आपकी आंखों के सामने जैसे टीवी ड्रामे के मंजर चलते हैं वैसे मनाजर आते हैं, लोग अपना अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं। असलम फरकी एक बहुत मशहूर नाकद हैं। उन्होंने 19 सितंबर 2006 में शब खून जो खबरनामा था उसमें लिखा था कि कई चांद थे सरे आसमान ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे हमसाए में एक ऐसे साहिब रहते हैं जो मालियात के बड़े माहिर हैं और बड़े मसरूफ इंसान हैं, मगर मैंने देखा कि उन्होंने कई चांद थे सरे आसमान के इब्तदाई 20 सफ़े पढ़ने के बाद इस किताब को इस तरह पढ़ा कि हर चीज से बेनियाजो बेगाना हो गए। एक और साहिब ने जो हमारे मुल्क के साइंसदान हैं मुझसे ये कहा कि मेरी बीवी मुझे इस किताब में गरक देखकर ये पूछती है, आज तक तुमने कोई किताब इस इनमहाक से नहीं पढ़ी, अब तुम्हें क्या हो गया है?
हकीकत ये है कि जो शख्स भी इस किताब के कुछ सफ़े पढ़ लेता है वो दुनिया और माफिया से गाफिल होकर इसके मुताले में फर्क कर जाता है। ये बताने की वजह ये थी कि आपको इस नावल की क्या कहते हैं अहमियत का अंदाजा हो जाए। मेरे एमफिल के थीसिस के मौजू जो है यही है, अमराओ जान अदा और कई चांद थे सरे आसमान का तकाबली जायजा। सबसे पहले जो है तहजीब, जहाँ दो शहर हैं लखनऊ और दिल्ली। तो शम्सुर रहमान फारूकी ने उर्दू का जो पहला नावल था अमराओ जान अदा, उसकी तरह बल्कि कुछ उससे बेहतर तहजीब को समो दिया है इस नावल में। नावल को पढ़ने के लिए जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपको इस कदर इंटरेस्ट या दिलचस्पी इसके अंदर नहीं होती कि शुरू में वो लंदन में जाता है और वजीर बेगम की जो क्या कहते हैं पोता होता है ब्लैक मार्टन से, उससे मिलता है और थोड़ी सी कहानी जो है वो इस कदर तेजी से रवान नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हिंदुल बला के गांव जो वजीर बेगम के जद्दे अमजद मकसूसुल्लाह का गांव था उसका जिक्र आता है तो नावल की कहानी गोया चल पड़ती है। होता क्या है कि बड़े सगीर पाको हिंद जो उस जमाने में आप ये सोच लें कि तरक्की भी कर रहा था, यहाँ राजा महाराजा भी थे लेकिन दुनिया से पीछे भी था। वजीर बेगम के जो जद्दे अमजद हैं यानी दादा के दादा मकसूसुल्लाह, वो एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है हिंदुल बला। शबी साज हैं, मुसव्वर हैं और उनके पास रंग नहीं होते। तस्वीरें ऐसी बनाते हैं कि लगता है उसमें जान आ गई है। तो मकसूसुल्लाह एक अच्छा, रंग को कहाँ से लेते हैं? मुख्तलिफ दरख्तों की छाल और मुख्तलिफ चीजों से। अब मकसूसुल्लाह एक तस्वीर बनाते हैं एक बच्ची की, एक लड़की की, जिसका नाम होता है मनमोहनी। मकसूसुल्लाह उस तस्वीर को खुद नाम देता है मनमोहनी का। अब होना ये होता है कुदरत की तरफ से कि मनमोहनी की शक्ल जो है वो मिलती है राजा की बेटी से। अब उस मासूम लड़की की जो तस्वीर थी वो ख्याली तस्वीर थी, लेकिन वो इस शान से उस तस्वीर में बैठी थी कि लगता था कि वो अब भी उसमें जान आ जाएगी और वो बोलना शुरू कर देगी। उस तस्वीर को देख के लोग कहते कि ये बनी ठनी है, ये राधा है, ये राधा देवी है। और एक शख्स ने जो नशे में धत था उसने क्या कहा कि ये मनमोहनी है। मनमोहनी थी बेटी राजा की। अब उस जमाने में मुसलमान तो मुसलमान, हिंदुओं में भी पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता था। जब गांव में मशहूर हुआ कि मकसूसुल्लाह ने मनमोहनी की तस्वीर बनाई है तो बात जैसे अफवाह फैलती है, फैलती फैलती राजा तक पहुंच गई। राजा उस जमाने के रिवाज के मुताबिक बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी बेटी को अपने घोड़े से बांध लिया बगैर पर्दे के और उसको लेके उस जगह पहुंचा जहां चौक में वो तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर को देख के राजा को यकीन आ गया कि ये मेरी बेटी है और किसी तरह मकसूसुल्लाह ने इसको देखा है जो उसकी तस्वीर बनाई है। राजा ने पूरे गांव के सामने अपनी बेटी का सर कलम कर दिया और उस गांव में ऐलान किया कि कल तक सारा गांव खाली हो जाए, मैं किसी की जानो माल का जिम्मेदार नहीं हूंगा। उस हुक्म से गांव वाले डर गए। जाहिर है राजा का खौफ था। जहां जिसका दिल किया उसने मुंह उठाया और भागना शुरू कर दिया। मकसूसुल्लाह यहाँ से पहुंचा और सफर करते करते कश्मीर पहुंचा। अभी तक जो मैंने स्टेजेस बताई हैं वो आपको 3 स्टेजेस बताई हैं। वजीर बेगम के दादा का बताया है,
उसकी तस्वीर बनाने के फन का बताया है, राजा का मनमोहनी को कत्ल करना, और चौथी स्टेज क्या है कि मकसूसुल्लाह और उसके खानदान का गांव बदर होना या मुल्क बदर होना और कश्मीर जा पहुंचना। अब जब मकसूसुल्लाह कश्मीर पहुंचता है तो रोजी की तलाश हर बंदे को होती है। वहां वो अपनी रोजी की तलाश में एक फन सीखता है जिसे तअल्लम कहते हैं। तअल्लम फन ये होता है कि जिसमें आप कालीन पर खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं। अब उस चित्रकारी उसे आती थी, यानी वो तस्वीरें बनाना उसे आती थी, तो मकसूसुल्लाह जो है इस कदर खूबसूरत क्लियर बनाता है कि उस फन के इमाम का रूप धार लेता है, उसकी तमाम बारीकियां सीख लेता है। लेकिन मनमोहनी की तस्वीर की याद और उस फन की कसक उसके दिल में उसी तरह रहती है। कश्मीर में वो जब पहुंचता है वहां उस फन सीखने के अलावा एक लड़की से शादी भी करता है, कश्मीरी लड़की से, और उस कश्मीरी लड़की का नाम होता है सलमा। एक बेटा पैदा होता है मोहम्मद याह्या। सलमा जो है वो मकसूसुल्लाह से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन मकसूसुल्लाह जो है वो काम तो करता है, बीवी के साथ भी उसका सलूक सही होता है, लेकिन वो फन जो होता है ना मुसवरी वाला, वो उसके जहन में उभरता रहता है। एक सर्दी में, सख्त सर्दी में, उसने अपने संदूक को खोला और मनमोहनी की तस्वीर निकाली। उस तस्वीर को जब उसने देखा तो वो अपने होशो हवास खो बैठा। उसने उस तस्वीर को अपने सीने से लगाया और जंगल में चला गया। जब वो जंगल में गया तो बहुत शदीद सर्दी थी, कश्मीर की सर्दी, और वहीं समझें कि वो जम कर लाश बन गया। घर वालों ने उसे दफना दिया। सलमा को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने क्या कहते हैं बिडगाम जो है उसका मायका वहां आ जाती है, और याहिया का नाम याहिया बिडगामी मशहूर हो जाता है। अब याहिया जो है उसकी वालदा चूंकि अब मकसूसुल्लाह के रवैये से भी डरी हुई थी, इसलिए अपनी बेटे की शादी जो है जल्द और थोड़ी उम्र में एक लड़की बशीरुन निसा से कर देती है। एक दफा मैं फिर रिपीट कर दूं कि परदादा थे मकसूसुल्लाह, परदादी थी सलमा, और दादा थे याहिया, और याहिया की शादी हुई बशीरुन्निसा से। बशीरुन्निसा से दो जुड़वा लड़के पैदा हुए, मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद यकूब। दोनों जो थे उनका फन जो था वो अपने बाप से मुख्तलिफ था शौक। दोनों भाइयों को गाने सीखने का या संगीत सीखने का शौक था। फारसी कश्मीरी गीत वो बहुत शौक से गाते थे। बाप की वफात के बाद उन दोनों का कश्मीर से यानी दिल अचाट हो जाता है। याहिया जब फौत हो जाता है तो वो कश्मीर या जयपुर पहुंचने की कोशिश करती हैं। जब वो क्या कहते हैं वहां आते हैं तो रास्ते में एक गांव में कुएं पर दो लड़कियां उन्हें पानी भरती हुई नजर आती हैं, तो वो उन दोनों लड़कियों को लेकर वापस आ जाते हैं और दिल्ली में रहने लगते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। एक की औलाद नहीं होती और दूसरे की औलाद हो जाती है। एक ही बेटा पैदा होता है जो यकूब के यहाँ पैदा होता है, उसका नाम होता है यूसुफ। यूसुफ जो है अभी छोटा ही होता है कि दाऊद और यकूब दिल्ली पर एक हमला होता है 1803 में। ये उस हमले के दौरान अंग्रेज फौज के साथ शामिल हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं कि कुछ माल या कुछ तिजारत कर लेंगे, लेकिन नागहानी हमले में सब मारे जाते हैं, सिर्फ यूसुफ बचता है। यूसुफ नाम है वजीर बेगम के बाप का। यूसुफ को वहां पे एक डेरादार तवाइफ जो है अकबरी, वो गोद ले लेती है और उसकी परवरिश बहुत मोहब्बत तवज्जो से करती है, जैसे कोई अपने सगे बेटे की
परवरिश करता है। अकबरी जो है उसने यूसुफ को मदरसा गाजी दीन में दाखिल करवाया, अरबी फारसी की तालीम दिलवाई, चूंकि तवाइफ थी इसलिए मौसीकी की भी तालीम दिलाई। उसे क्या कहते हैं, उस जमाने के शायर जो थे जैसे नूरुल वाकफ, मियां नासर अली, राय नाम आनंद, मिर्जा अब्दुल कादर बेदल, ये जमाना वही था, रफी सौदा, मीर तकी मीर, मीर दर्द, उन सब के फन को वो जानने लगा। और जब उसकी उम्र 15 साल की हुई तो अकबरी बेगम ने उसका निकाह अपनी बेटी असगरी से कर दिया। अब मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं तो यकूब का बेटा था मोहम्मद यूसुफ, और वजीर बेगम के वालिद का नाम मोहम्मद यूसुफ, नानी का नाम अकबरी और वालदा का नाम असगरी था, और शादी हुई 15 बरस की उम्र में। शादी के 2 बरस बाद पहली बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम अनबरी खानम था, और उसे बड़ी बेगम कहते थे। उसके बाद अल्लाह ने मोहम्मद यूसुफ को 2 और बेटियों से नवाजा। दरमियान वाली थी उम्दा खानम, बड़ी अनवरी यानी बड़ी बेगम, उम्दा खानम या मंजली बेगम, और सबसे छोटी बेटी थी वजीर बेगम। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। मोहम्मद यूसुफ वैसे तो सादाकार था, लेकिन उसकी बेटियां शक्ल आदात व अतबार में बहुत खूबसूरत थी। वजीर बेगम की शक्ल और नैन नक्श बहुत तीखे थे, रंग बहुत गोरा नहीं था। बड़ी बेगम जो थी वो काफी यानी शरीफ थी और इबादत गुजार थी। मंजली जो थी उसकी हरकतें थोड़ी थोड़ी नखरा मिलता था नानी से, और उसने नवाब सैयद यूसुफ अली खान से शादी नहीं की बल्कि उनकी कनीज बन गई। वजीर बेगम जो थी वो जब जवानी उसे चढ़ी यानी थोड़ी थोड़ी वो बड़ी हुई 13-14 साल की उम्र में, तो उसके हुस्न के चर्चे जो हैं इर्द गिर्द फैलने लगे। मर्द घर के बाहर आके खड़े होके देखते हैं कि वजीर बेगम की एक झलक नजर आ जाए। वजीर बेगम को पहनने और ओढ़ने का बहुत अच्छा सलीका था, समझें कि वो बनी बनाई मनमोहनी थी। 15 बरस की उम्र में थी कि उससे पहले 15 बरस की उम्र से पहले असगरी बेगम का इंतकाल हो गया था, तो वालिद के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पर गई। मजार पर हाजिरी दे के आ रही थी तो रास्ते में बहुत तेज आंधी आई, और आंधी की वजह से जो मोहम्मद यूसुफ की बैलगाड़ी थी उसका धुरा जो है वो टूट गया, और वो उस उजाड़ जगह पे फंस गए। करीब था कि उन्हें कोई ठग या कोई और लूट लेता। एक अंग्रेज वहां आ निकला, मार्टन ब्लैक। मार्टन ब्लैक जो था वो पॉलिटिकल सर्विस का मुलाजिम था, और उसी टाइम हवा आई और वजीर बेगम के चेहरे से उसकी ओढ़नी उड़ गई। मार्टन ब्लैक ने जब वजीर बेगम को देखा तो दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई और दोनों में राहो रस्म बढ़ गए। अब मार्टन ब्लैक जो था वो हर दूसरे तीसरे दिन तोहफे तहाइफ लेके वजीर बेगम के घर आता और मोहम्मद यूसुफ से मिलकर चला जाता। कुछ टाइम गुजर गया, मार्टन ब्लैक ने आके बताया कि मेरी जो प्रमोशन है वो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के सामी पर हो गई है और मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है। जयपुर वो चला गया, 1.25 महीना वहां रहा और फिर वापस दिल्ली आया। वजीर बेगम से को मीठी मीठी नजरों से देखा और मोहम्मद यूसुफ से अकेले में कुछ बात की, तो मोहम्मद यूसुफ जो है उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन उसकी बेटी की तवज्जो जो थी वो थी मार्टन ब्लैक की तरफ। तो मार्टन ब्लैक ने जब वापसी का सफर किया तो उसके साथ फूलों और गजरों से सजा हुआ एक क्या कहते हैं रथ या पालकी थी, जिसमें एक खूबसूरत जेवरात और कपड़ों में वजीर बेगम थी। यानी वजीर बेगम ने मार्टन ब्लैक की कनीज बनना गवारा कर लिया, और ये काम उसने अपने बाप की नाराजगी मोल लेकर किया। जयपुर पहुंचकर वजीर बेगम को बहुत ज्यादा नौकर चाकर मिलते हैं, उसकी जिंदगी बड़े ऐशो इशरत में गुजरती है।
हत्ता कि उस नावल को पढ़ें तो उसमें नौकरों का जो हिसाब है उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि बंदा हैरान रह जाता है जब वो उसे तनख्वाह। वहां उसके 2 बच्चे पैदा होते हैं, मार्टन और सूफिया। मास्टन जो है उसको वो फोर्स करती है बार बार कि मुझसे शादी कर लो, और वो शादी करने का वादा भी करता है, लेकिन उस इलाके में यानी जयपुर में यकदम थोड़ी सी लड़ाई होती है, मकामी राजा कत्ल हो जाता है और अवाम गुस्से में आकर मार्स्टन ब्लैक को कत्ल कर देते हैं। वजीर बेगम जो है उसकी शादी मार्स्टन ब्लैक से 15 बरस की उम्र में हुई थी। 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चों में 2-2 साल का वक्फा था, तो 19 बरस की उम्र में वजीर बेगम जो है वो बेवा हो गई। मार्स्टन ब्लैक के जो भाई और बहन थे उन्होंने क्या कहते हैं वजीर बेगम का वहां रहना गवारा नहीं कर गया, और कुछ वजीर बेगम के अंदर लालच भी था, तो उन दोनों के दरमियान मुआहदा हो जाता है। वजीर बेगम अपने बच्चे उसके सुतीले भाई बहन को दे देते हैं जो उन्हें लंदन ले जाते हैं, और वजीर बेगम वापस दिल्ली आ जाती है। चूंकि पैसे उसके पास बहुत होते हैं तो बाप से अलग किराए के मकान में शान शौकत से रहने लगती है। यहाँ तक अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो वो कर सकते हैं। पहला वजीर बेगम की जिंदगी का दौर खत्म हो गया है, आगे फिर चलते हैं। चलें जी, किसी ने हैंड रेज नहीं किया ना कुछ पूछा है तो आगे चलते हैं। अब 19 बरस की बेवा है, पहनने ओढ़ने का सलीका है, बच्चे वो दे आई है उधर, तो लोग अब भी उसकी तरफ रागब थे। लेकिन क्योंकि वजीर बेगम एक शादीशुदा जिंदगी गुजार कर आई थी तो थोड़ी समझदार हो गई थी, तो वो अपनी जो मंजली बहन थी जो कनीज बनी थी नवाब यूसुफ अली खान की, उनसे बात करती है कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। अब यूसुफ अली खान जो है विलियम फ्रीजर से यहाँ दुश्मनी शुरू होती है नवाब शमसुद्दीन की, ये वो वाक्य है। विलियम फ्रीजर की कोठी पर दावत करते हैं ताकि वजीर बेगम को बड़े बड़े नवाबीन को दिखा सके। जब वजीर बेगम वहां मुशायरे में जाती है तो विलियम फ्रीजर से मिलती है, मिर्जा गालिब से मिलती है, बहुत सी अंग्रेज शायरों से मिलती है, नवाब शमसुद्दीन से मिलती है। विलियम फ्रीजर बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है वजीर बेगम में, नवाब ज़ियाउद्दीन भी दिलचस्पी लेते हैं वजीर बेगम में, लेकिन वजीर बेगम की नजरे करम जो थी वो थी नवाब शमसुद्दीन से। पहला शौहर मार्स्टन ब्लैक, दूसरा बंदा जिसकी तरफ वो तवज्जो करती है वो नवाब शमसुद्दीन है। महफिल खत्म होने के बाद नवाब शमसुद्दीन की जो वो क्या कहते हैं दरबान हैं वो पीछा करते हैं वजीर बेगम का और उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उसे नवाब शमसुद्दीन का पैगाम देते हैं कि नवाब साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वजीर बेगम तो पहले ही ये चाह रही थी, तो वो फौरन अगली ही शाम नवाब साहब को बुला लेती है, अपने घर को सजाती संवारती है और नवाब साहब तोहफे तोहफाइफ के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वजीर बेगम भी बड़ी शानो शौकत से उसका इस्तकबाल करती है, उसे गीत सुनाती है, शायरी सुनाती है। काफी देर तक खाना खाकर वो चले जाते हैं। वजीर बेगम ख्वाब बुनने लगती है कि अब जो है मेरा निकाह हो जाएगा इसकी तरह, लेकिन नवाब साहब फौरन निकाह का ऐलान नहीं करते बल्कि वो एक उम्दा और कीमती तोहफा भिजवाते हैं और वजीर बेगम को पैगाम देते हैं कि वो उनकी कनीज बनना गवारा कर ले। तो 1830 में 19 साल की उम्र में वजीर बेगम कनीज बनकर पहुंच जाती है नवाब शमसुद्दीन के घर। वहां उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो दाग देहलवी रखती है। विलियम फ्रीजर से दुश्मनी पहले से शुरू है। विलियम फ्रीजर जो है नवाब साहब की बहन सुल्ताना को सामने रखकर बाजार में एक दफा मिलता है नवाब शमसुद्दीन से और उनकी सरेआम बेइज्जती करता है।
नवाब शमसुद्दीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो गुस्से में विलियम फ्रेजर की कोठी पर पहुंचते हैं, तो विलियम फ्रेजर पहले ही साजिश तैयार कर चुका होता है और उनसे रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से फिरोजपुर की रियासत ले लेता है। नवाब शमसुद्दीन बहुत गुस्से से बेहाल होते हैं और एक साजिश बुनते हैं, अपने एक वफादार मुलाजिम के जरिए विलियम फ्रेजर को कत्ल करवा देते हैं। आखिरकार वो साजिश जो है वो खुल जाती है और नवाब शमसुद्दीन को फांसी हो जाती है और वजीर बेगम फिर बेवा हो जाती है। मास्टर ब्लैक जो था उसके साथ जब शादी हुई तो वो 19 बरस की उम्र में बेवा हुई और तकरीबन साल बाद 1930 में नवाब शमसुद्दीन से शादी हो गई। एक बेटा पैदा हुआ और अब वो बेवा हो गई है 1941-42 में। 1942 में जो नवाब शमसुद्दीन की बहन है सुल्ताना, वो गवाह है कि वजीर बेगम बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है नवाब सुल्तान शमसुद्दीन से और इसकी जिंदगी को थोड़ा बहुत खतरा है या जैसे भी वो जहन में रखती है, वो उसे क्या कहते हैं फोर्स करके 1842 में 1830 में वो क्या कहते हैं निकाह करवाती है वजीर बेगम का एक पीरबान से जो हाथियों को यानी पालता है, उससे निकाह होता है तुराब अली से। अब जिंदगी में वजीर बेगम फिर सेट हो जाती है। हालांकि 3 दफा दुख और सदमे वो उठा चुकी थी और रामपुर वो चली जाती है और रफ्ता रफ्ता उसका गम जो है खत्म होने लगता है। अच्छा, मैं ना नाम भूल गई हूँ, वजीर बेगम की जो नाम थी उसका नाम था जहांगीरा, सुल्ताना नहीं था। अब वहां पे उसका एक बेटा और पैदा होता है जिसका नाम होता है शाह मोहम्मद। तुराब अली जो है कुछ हाथियों को खरीदने के लिए जाता है और रास्ते में उस जमाने में ठग डाकू बहुत होते थे, ठगों के हाथों कत्ल हो जाता है और वजीर बेगम तीसरी दफा बेवा होकर दिल्ली वापस पहुंच जाती है। और अब उसका बेटा बहुत छोटा है शाह मोहम्मद। शमसुद्दीन के जो हरीफ थे नवाब जियाउद्दीन, जिन्होंने पहले उससे राव रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी, अब दोबारा वजीर बेगम के तारे के चक्कर लगाते हैं। लेकिन मिर्जा फखरू जो हैं या मिर्जा फतेह मलक जो बहादुर शाह जफर के क्या कहते हैं तीसरे बेटे थे, उन्होंने मनमोहनी की तस्वीर या वजीर बेगम की तस्वीर मिर्जा गालिब के थ्रू देख रखी थी, तो वो उनके आशिक हो जाते हैं। वो बादशाह से बात करते हैं कि मैंने वजीर बेगम से शादी करनी है और बहादुर शाह जफर उन्हें इजाजत दे देते हैं। वजीर बेगम बाकायदा बीवी बनकर मिर्जा फखरू की शाही महल में पहुंच जाती है। वजीर बेगम जब वहां पहुंचती है तो उसका बहुत जबरदस्त इस्तकबाल होता है, हर तरफ मुबारक सलामत होती है, उसे शौकत महल का खिताब दिया जाता है। उसके दोनों बच्चों यानी नवाब मिर्जा और मिर्जा दाग देहलवी दोनों की बहुत ज्यादा नाजो नाम से परवरिश कोशिश की जाती है। दाग देहलवी को मिर्जा फखरू अपना बेटा बना लेते हैं और बहादुर शाह जफर वजीर बेगम को अपनी बहू समझते हैं। इसी यानी महल के अंदर दाग देहलवी की शादी जो है वो करवाती हैं अपनी बहन की बेटी फातिमा से। और वजीर बेगम इस वक्त कुदरत से हैरान थी कि अल्लाह ने उन्हें सबसे बढ़कर नवाजा है। 3 दफा बेवा होने के बाद भी महल में उनके नाज नखरे उठाए जाते हैं। लेकिन उसी शेर को याद करें, अगर जहन में उसी शेर को लाएं तो उसमें क्या कहा था उन्होंने कि ना तुम्हारी जुल्फ स्याह थी, ना लहू हमारे जिगर में था। वजीर बेगम की किस्मत का चक्कर जो है वो अब भी चलता है। जो मिर्जा फखरू हैं वो वलीअहद थे, लेकिन उन्हें हैजा होता है और हैजे में वो
उनकी मौत वाक़या हो जाती है, तो जीनत बेगम जो बहादुर शाह जफर की बीवी थी, वो इनसे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हार खाती थी, और वो ऐसे हालात पैदा कर देती हैं कि वजीर बेगम को महल से निकलना पड़ता है। और वो चौथी दफा बेवा होने के बाद जब 1856 में महल से निकलती है, तो उसके पास चंद क्या कहते हैं चवनिया अठनियां थी जो उसने पहरेदारों को दी, और क्या कहते हैं वो दिल्ली को छोड़कर रामपुर की राह पर लग जाती है। नावल बहुत उम्दा है। सबसे ज्यादा जो मोहब्बत की कहानी दिल को ज्यादा असर करती है वो वजीर बेगम और नवाब शमसुद्दीन या नवाब ऑफ लाहौर की है। फिर जब मिर्जा फखरू का जिक्र आता है तो तब भी बंदा हैरान रह जाता है। इस नावल में जो जुबान इस्तेमाल की गई है वो इतनी खूबसूरत है कि बंदा हैरान हो जाता है। जैसे एक इक़्तिबास है कि तुमने पूरे महताब की तरह इस घर को रोशन कर रखा है, अंधा ही हो जो तुम्हारी खूबियां न देख पाए। हमारा बस चले तो तुम्हें चादरे महताब की तरह ओढ़ कर सो जाए। सरकार ने मुझे चांद कहा, मेरी तौकीर की, लेकिन आलिजा तो शम्से रियासत और महरे अमारत है। सूरज के आगे चांद की कुछ हैसियत नहीं। आलिजा ने जरूर सुना होगा कि नूरुल कमर मुस्तफीद मिन शम्स, सूरज अपनी मंजिल में चला जाएगा और चादरे महताब लिपटी लिपटी धरी रह जाएगी। भाई बल्ला, आपकी फिक्रें क्या हैं? फिक्रा बाजियां हैं, कहीं इन फिक्रों में आप हमें उड़ा ही ना दें, नवाब ने हंसकर कहा। अच्छा, मराव जानदा और वजीर बेगम दोनों नावल जो हैं, अगर इनका हम इश्तराकात देखें कि दोनों के इश्तराकात क्या हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। पहली बात क्या है कि मौजू इन दोनों का तकरीबन मिलता जुलता है। अमराव जानदा जो है वो कहानी है एक तवाइफ की, और ये कहानी है वजीर बेगम की जो तवाइफ तो नहीं है लेकिन उसके अंदर नाजो अंदाज और क्या कहते हैं नखरा तवाइफों वाला है। वो तहजीब बयान करता है अवध की, और ये तहजीब बयान करती है दिल्ली की। यानी उसवा जो है वो लखनऊ फैजाबाद अवध की तहजीब को खोल कर बयान कर देते हैं। जैसे सोज खाने की महफिलें, मुशाहिरे, मौसीकी, महफिल शबीना, तहजीब, उसके वो खाने, वो सब कुछ बयान कर देते हैं अमराव जानदा में। और इधर शमसुर रहमान फारूकी, जिनके बारे में इंतजार हुसैन ने कहा था कि शमसुर रहमान फारूकी के हाथ में कोई मोक्कल हैं या जिन्नात हैं जो उन्हें उठाकर उस तहजीब में ले गए, और उन्होंने उसकी खूबसूरती उस तहजीब की और वजीर बेगम की जादुई खूबसूरती का ऐसा नक्शा खींचा है कि बंदा हैरान हो जाता है। अगर बात करें इंतसाब की तो इमराव जानदा जो है उसमें भी मंजर निगारी का कमाल है। जिन लोगों ने इमराव जानदा पढ़ी होगी उसका पहला जो पेज है ना, उस पे एक शेर लिखा हुआ है, इंतसाब तो नहीं है, पहला पेज खाली है, उस पे एक शेर लिखा हुआ है कि हंस के कहता है मुसव्वर से वो कारत गरे होश, जैसी सूरत है मेरी वैसी ही तस्वीर भी हो। अब इसको पढ़ते ही बंदे के जहन में आता है कि वो गारत गरे होश जैसी सूरत है मेरी वैसी ही तस्वीर भी हो। इस नावल में अल्लाह जाने किस खूबसूरत शहजादी की कहानी है या किस खूबसूरत परिविश की कहानी है। अमराव जानदा की बात कर रही हूँ। इंतसाब ही मनाजर की तरफ हमें रागब करता है। अब कई चांद थे सरे आसमान का इंतसाब आपको मैं बता चुकी हूँ कि कई चांद थे सरे आसमान के, चमक चमक के पलट गए, न लहू बिरे ही जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फ स्याह थी। तो ये भी इंतसाब हमें बता देता है कि इस नावल में
क्या मंजर है। अच्छा, मुहक्कात निगारी एक ऐसी खूबी है जिसके जरिए हम किसी वाक़े या मंजर को इस कदर जुज़ियात से बयान करते हैं ना कि वो शबी उभर कर हमारी आंखों के सामने आ जाए। तो अगर आपने मंजर निगारी और मुहक्कात निगारी का मुतालिया करना है तो इन दोनों नावलों को पढ़ लें। अमराओ जानदा और कई चांद थे सरे आसमां। दोनों मुसन्निफ जो हैं लफ्जों की सहरकारी से मुकम्मल तौर पर आगाह है। मिसाल के तौर पर अमराओ जानदा का जहां से आगाज होता है वो मुशायरा अगर आप लोग देखें तो वो कहते हैं कि गर्मियों के दिन थे, महताबी पर 2 घड़ी दिन रहने से छुटकाव हुआ था कि शाम तक जमीन सर्द हो जाए। उस पर दरी बिछा के उजली चांदनी का फर्श कर दिया गया था। कोई कोई सोराइयां पानी भर के केवड़ा डाल के मंडीर पर चढ़ा दी गई थी। इन पर बालू आब खोरे ढके थे। बर्फ का इंतजाम अलहदा किया गया था। कागजी हांडियों में सफेद पानों की 7-7 गलोरियां सुरख साफी में लपेट कर केवड़े में बसा कर रख दी गई थी। अब इस इक़्तिबास से आप देखें कि चांदनियां बिछाना, छिड़काव करना, केवड़े, भालू के टब वो क्या कहते हैं, ढके हुए आब खोरे, कागजी हांडियां, पान की लोरियां, सुरख साफियां, मेहमानों की तवाज़ो, तो क्या मंजर निगारी है। मैं तो इन दोनों नावलों पे बोलती रहूंगी और आप सुनते जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत और बता दूं। नवाब शमसुर रहमान फारूकी जो हैं नक्काद भी थे, नावल निगार भी थे, शायर भी थे, तनकीद निगार भी थे। शब खून रिसाला उन्होंने खुद निकाला था जिसे जदीदियत का पेशरो कहते हैं। और शब खून में ये फर्जी नामों से लिखते थे। बहुत सारे अफसाने लिखे इन्होंने। सबसे मशहूर नावल इनका कई चांद थे सरे आसमान। और ये 40 साल तक अदालत करते रहे हैं शब खून की। इनकी किताब जो मीर तकी मीर के बारे में है, शेर शोर अंगेज, आपको मैं बता चुकी हूँ। अवार्ड याफ्ता किताब है, सरस्वती सम्मान इसे मिला था 1996 में। और मीर तकी मीर की शायरी को समझना है तो शमसुर रहमान फारूकी की किताब शेर शोर अंगेज पढ़ लें। इसके अलावा इनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने डीलिट की डिग्री दी थी एजाजी। किताबें इनकी बहुत सारी हैं, जैसे अफसाने की हमायत में, तफहीम में गालिब, अंदाजे गुफ्तगू क्या है, शेर गैर शेर, नसर। और मुझे तो इनका सबसे ज्यादा पसंद है यही कई चांद थे सरे आसमान। और क्या कहते हैं वो मीर तकी मीर पे जो इनकी किताब है शेर शोर अंगेज, पढ़ने के काबिल है। गालिब पे एक तो इन्होंने तफहीम गालिब की किताब लिखी थी, एक इनकी किताब है गालिब पर 4 तहरीरें। लुगाते रोजमर्रा, इनकी रोजमर्रा बहुत मशहूर किताब है। लफ्जो मानी। अच्छा, ये नावल जो है कई चांद थे सरे आसमान ना सिर्फ वजीर बेगम और उसके इर्द गिर्द की कहानी और महलों की साजिशें, खाने, लिबास, हर चीज को जाहिर करता है, बल्कि ये जाहिर करता है कि उस जमाने में लोगों को बहुत ज्यादा इल्म था। जैसे वजीर बेगम बजाते खुद सैल लिसानी खसूसियात रखती थी, यानी उसे इंग्लिश भी आती थी, उसे अरबी भी आती थी, उसे फारसी भी आती थी और उसे उर्दू भी आती थी, शायरी आती थी, और किताबें उसने इतनी पढ़ रखी थी कि हद नहीं। मेरे ख्याल में टाइम हो गया है खत्म और मैं बोलती जा रही हूँ। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछें। सारे खामोश होके बस सुन रहे हैं। इस नावल के बारे में कुछ भी कहना चाहें, पूछना चाहें तो आप बोल सकते हैं। नहीं मैम, आप पढ़ा रहे हैं, हम आँख से सुन रहे हैं। बस सुने जाना है। समझ आ रही है इसलिए वही से सुन रहे हैं। ये आज सर जी ने कहा था कि ये नावल जो है बच्चों को बिल्कुल आ जाना चाहिए, तो आज अचानक मैंने पढ़ा दिया है। तो अल्लाह करे आप लोगों को इसके बारे में कोई भी सवाल किया जाए
तो आप इसका आंसर कर सकें। और बहुत बेहतरीन मौजू है, अगर आपने इंटरव्यू के लिए इसे तैयार करना है तो आप इसे इंटरव्यू के लिए भी तैयार। में जो वजीर बेगम का आप जिक्र कर रही हैं, जो तारीखी किरदार है इसका मिर्ज़ा दाग देलवी की वालदा का, तो ये उससे कोई इसकी निस्बत है या ये उसी की यानी कि नकल हो वो पेश की गई है? ओरिजिनल कहानी है वजीर बेगम की। मैंने बताया है दाग देलवी मिर्जा फखरू और वजीर बेगम नवाब शमसुद्दीन और वजीर बेगम का बेटा था। नवाब शमसुद्दीन को जब फांसी हो गई तो वजीर बेगम यानी चौथी शादी उनकी मिर्जा फखरू से हुई, तो दाग देलवी को बेटा बना लिया बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू ने, जिनका नाम फतेह मलक था। और इसीलिए दाग देलवी की कहते हैं कि महल के अंदर परवरिश हुई। और शादी इसकी भी थी खाला की बेटी के नाम, जिसका नाम था फातिमा। और दाग देलवी की शायरी के बारे में पूरी कहानी बताई गई है कि मिर्जा गालिब उसे खुद बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, हालांकि वो वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे वालिद को फांसी कैसे हुई थी। और वजीर बेगम का जो निकाह है वो नवाब शमसुद्दीन से नहीं हुआ था, वो उनकी कनीज बन के रही थी। तो दाग देलवी के वालिद नवाब शमसुद्दीन थे, लेकिन ले पाले या बेटा था वो मिर्जा फखरू का। 1911 से कहानी शुरू होती है, 1911 से जद्दे अमजद से, और खत्म होती है 1956 में। तब वजीर बेगम बिल्कुल खाली हाथ जो है महल छोड़ के जीनत बेगम के कहने पे निकलती हैं। और ये कहानी देख लें, एक औरत की कहानी है कि उसने सारी जिंदगी कोशिश की है कि किसी तरह मैं मुआशरे में छा कर रहूं, और उसे वो तरीके सलीके हर चीज आती है, लेकिन किस्मत जो है उसके आगे बड़े बड़े हार जाते हैं। ये कहानी उसी की है जी। चार शोहर के पहला जी। बोले, कौन बोलना चाह रही हैं? मैम मैं कह रही हूँ कि वो मतलब कि जब वो महल छोड़ के जाती है तो फिर वो कहाँ जाती है? यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है? जयपुर बड़ी बहन अपनी के पास, बड़ी बेगम, मैंने बताया था वो बाकायदा शादी करती हैं और उन्हीं की बेटी से दाग देलवी की शादी होती है, तो वो वहां चली जाती हैं क्योंकि दिल्ली में अब उनकी जगह ही नहीं थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1956 के बाद 1 साल बाद गदर का वाकया हुआ था, वो अमल दखल ज्यादा बढ़ रहा था। दूसरा, उसको पता चल गया था कि जीनत बेगम मुझे नहीं रहने देंगी। और जीनत बेगम आप तारीख खोल के देख लें, बहादुर शाह जफर की लाडली बीबी थी। मैडम जी, मेरा सवाल है वो टॉपिक से थोड़ा सा हट गया है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल पूछिए, अगर मुझे आता हुआ तो लाजमी बताऊंगी। ये जो आज बीपीएससी प्लानर अपडेट हुआ है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्टर इंग्लिश की जो सीटें थी उनके लिए प्लानर अपडेट हो गया है। 9 जून को उनका पेपर है। हो सकता है हमारा अगली स्लॉट में पेपर हो जाए 15 जून तक। तो एकेडमी जो हमारी है जफर इकबाल उर्दू एकेडमी, तो इसमें क्या तब्दीली वो हम मुतवक्के कर रहे हैं कि हमारी तैयारी बूस्ट अप हो जाए। हमें गाइड करें कि उसमें किस तरह वो जो है ना तब्दीलियाँ अब होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सकें। जी, हमारा सिलेबस शुरू से जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, मैं गलत बात नहीं करूंगी। और हमारा मवाद इस कदर ज्यादा है कि आप अगर पिछला मवाद भी रिपीट करना शुरू कर लें तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सर ही बेहतर बता सकते हैं। जी मैमूना, आप क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मैम मैं भी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी जिस तरह आपने कहा है। मैं ये बात जी जी कहना भी चाहती थी कि कुछ जो मेंबरान हैं वो ये पूछ रहे थे कि उनका पेपर जो है वो कब होना है। तो ये कह रहे हैं कि 15 तो नहीं है, मैंने तो ये सुना है कि इंग्लिश इंस्ट्रक्टर वो इंस्ट्रक्टर का जो पेपर है वो 8 तारीख को मुतवक्के है, जबकि
जो कांग्रेस वाले जो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने कांग्रेस की सीटों पे अप्लाई किया हुआ था, उनका जो टेस्ट है वो 9 तारीख को सुना है, लेकिन डेट का कोई कंफर्म तो मुझे भी नहीं है। लेकिन ये है कि जहां तक इनको है, अगर अभी भी ये समझते हैं कि इनकी ये तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है, तो आप लोग जो ओल्ड पेपर खरीदे उर्दू के हैं और नए एडिशन में तकरीबन 16 मॉडल पेपर बनते हैं, आप उनको दोहरा लें बहुत अच्छे से। अगर आप कहेंगे तो एक फाइल जो है वो सॉल्व शुदा पेपर्स की मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो आप इनके ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वो बाकी मेमूना हमारा नए सिलेबस पेपर काफी है, तैयारी इन्होंने खुद करनी है, उस बारे में हमें गाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नावल के बारे में अगर इन्होंने कुछ पूछना है तो पूछे, बाकी सारे ही इन्हें बताएंगे, वरना एंड करते हैं। टेस्ट हाँ, जो पर ये कोई अपना आप कोई फोकस लोग थे, करें, बिल्कुल टेस्ट टेस्ट पे क्लियर फोकस होने के करें। बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चले जी, फिर मीटिंग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।